हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो देखने वाले हैं अध्याय 9 देखने वाले हैं। अध्याय 9 में जो है आपके गुप्त काल है। क्या है? गुप्त काल। और गुप्त काल से संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न आपके व्याख्या के सहित दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 8 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है। और भी देखे हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना है। तो चलिए हिस्ट्री में गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं अरिहंत एनसीईआरटी बुक से आपका। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले आपके गुप्त वंश का उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो गुप्त जो है मूलतः वैश्य थे, यह सही है आपका। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना विस्तृत है, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है। ईसा के तीसरी सदी के अंत में इसका जो है आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार था, ये भी कथन सही है। गुप्त ने जो है 120 वर्ष तक भारत को जो है राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा, ये कथन सही है। यानी दूसरा कथन सही नहीं है आपका कि मौर्य साम्राज्य इतना विस्तृत था, क्योंकि जो है गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य इतना विस्तृत नहीं था। यद्यपि गुप्तों ने जो है संपूर्ण उत्तर भारत को जो है 335 ईस्वी से 345 ईस्वी तक लगभग एक सदी से ज्यादा जो है राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा आपका। ठीक है। तो इसमें दूसरा कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं आपके। तो पहला है कि गुप्त काल में जो उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था, यह कथन सही है। गुप्त वंश के शासक सातवाहनों के सामंत थे, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों से जो है कुषाण पुरावशेषों के ठीक बाद गुप्त पुरावशेष मिले हैं, यह कथन सही है। यानी पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है कि सातवाहनों के सामंत थे। ठीक है। सातवाहनों के नहीं, बल्कि जो है कुषाणों के सामंत थे आपके। किसके? कुषाणों के। पहला और दूसरा कथन सही है, देख सकते हैं। यानी पहला और जो है तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। पहला तीसरा कथन सही है। संभवतः जो है यह प्रतीत होता है कि गुप्त शासक जो है बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश को जो अधिक महत्व देते थे, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और जो है अभिलेख मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। गुप्त शासकों की सत्ता का केंद्र जो है प्रयाग था, यहाँ से इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का जो है निरंतर विस्तार किया। ये उत्तर प्रदेश ही वह स्थान प्रतीत होता है जहाँ से जो है गुप्त शासकों ने अपने शासन को जो है सुचारू रूप से संचालित किया आपका। ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों से मिले गुप्तकालीन पुरावशेषों के साक्ष्य जो है जिसमें जो है जीन, लगाम, बटन वाले जो है कोट, पतलून और जूते आदि जो है सम्मिलित थे, जिनका जो है पूर्व में कुषाणों द्वारा प्रयोग किया गया था, के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुषाण जो है पुरावशेषों के ठीक बाद गुप्तकालीन जो है पुरावशेषों का जो है मिलना एक जो है संयोग मात्र नहीं था, बल्कि कुषाणों से जो है गुप्तों ने बहुत सारी जो है गतिविधियां सीखी थी। ठीक है। तो इस तरह से देखी जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन सही है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने गुप्त काल के संबंध में यानी गुप्त काल के संबंध में जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं। यानी तो साहित्यिक स्रोत आपके जो है गुप्त काल के बारे में साहित्यिक स्रोत किससे मिलता है आपके? तो नारद, विष्णु, बृहस्पति और जो है कात्यायन स्मृति से। कामनंद की जो है नीति सार से, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से, कालिदास की रचनाएं से, सारे साहित्य से जो है आपके गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है आपके। ठीक है। देख सकते हैं गुप्त काल के संबंध में जानकारी के जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दिए गए सभी विकल्प शामिल है। गुप्त काल की जानकारी के लिए 3 स्रोतों साहित्य या पूरा लेखीय और जो है मुद्रा शास्त्रीय पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। इनमें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है नारद, विष्णु, बृहस्पति और जो है कात्यायन स्मृतियां, कामदन की जो है नीति सार, विशाख दत्त की जो है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचनाएं आदि शामिल हैं आपका। इन सारे चीजों से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के उद्भव और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपके। तो इनके राज्य में जो है मध्य भारत की उर्वर भूमि के कारण जो है उपज अच्छी होती थी, सही है आपके। दक्षिणी बिहार से प्राप्त लोहे के उपयोग से जो है उन्नत तकनीक के औजार और हथियारों के निर्माण को बल मिला, भी सही है। रोमन साम्राज्य से व्यापार में वृद्धि हुई थी, यह कथन आपका क्या है? सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है आपका।
इस काल में जो भारत का पाश्चात्य यानी विश्व रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापारिक संबंध में गिरावट देखी गई आपका, जिसके प्रमाण हमें जो है कुमारगुप्त प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख से मिलती है आपका। तो इस तरह से इसमें तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही है। गुप्त काल में जो है मध्य भारत की उर्वर भूमि के कारण जो उपज अच्छी होती थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। इस काल में जो कृषि लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय था। इस काल में कृषि अधिकांश जो है वर्षा पर निर्भर थी आपकी। गुप्त काल में दक्षिणी बिहार से प्राप्त लोहे के उपयोग से जो है उन्नत तकनीक के औजार और हथियारों के निर्माण को बल मिला है, जिस कारण जो है ये इस क्षेत्र में जो है लगभग एक ही सदी तक शासन करते रहे आपका। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं एक बार आप। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपके। गुप्त राज क्षेत्र और अवस्थिति आपके। अनुगंग आपके मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद, साकेत आधुनिक दिल्ली, यह युग सुमेलित नहीं है। मगध आधुनिक पटना, यह सही है। यह साकेत आधुनिक दिल्ली नहीं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र जो है साकेत आधुनिक दिल्ली नहीं बल्कि अयोध्या में जो है अवस्थित था आपके। साकेत अयोध्या आपका। ठीक है, गुप्त काल में जो है अनुगंग, प्रयाग, साकेत तथा मगध जो है राज्य भारत व्यापी साम्राज्य बन गए, जिस पर 335 ईस्वी से 455 ईस्वी तक गुप्तों ने शासन किया आपका। गुप्त शासन में जो है प्रमुख जो है शासक से संबंधित प्रश्न आपके। ओके, तो कौन से कथन सही नहीं है आपके, कौन सा सही नहीं है। तो गुप्त साम्राज्य का पहला शासक श्री गुप्त को माना जाता है, सही है। शिलालेखों में श्री गुप्त को महाराजा धीराज के रूप में उल्लेखित किया गया है, यह कथन सही नहीं है। इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक था, सही है आपका। यानी दूसरा कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, नहीं है, क्योंकि शिलालेखों में श्री गुप्त को महाराज धीराज नहीं बल्कि जो है महाराजा के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। इसने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी इसका पुत्र घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक था। शिलालेखों में श्री गुप्त को श्री गुप्त और घटोत्कच दोनों को जो है महाराजा के रूप में जो उल्लेखित किया गया आपका। ठीक है, घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319 से 335 ईस्वी तक जो है शासन किया। उसे जो है गुप्त साम्राज्य का पहला महान राजा माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को आपका। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो महाराजा धीराज यानी अन्य राजाओं से महान राजा की उपाधि धारण की थी। यानी महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त जो है प्रथम ने धारण की थी, और आपके श्री गुप्त जो और उसका जो है पुत्र घटोत्कच जो है महाराजा जो है की उपाधि धारण किया था आपका। तो इसलिए आपका देखी जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। इसने जो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था जो संभवतः नेपाल की थी, यह कथन क्या है, सही है। इसने जो क्षत्रिय कुल में विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये भी कथन सही है। चंद्रगुप्त ने जो महाबलशाली की उपाधि धारण की थी, यह तीसरा कथन जो है आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसके जो है राज्यरोहण की तिथि 319 ईस्वी से जो है गुप्त संवत का जो है आरंभ माना जाता है आपका। तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही है कि प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो संभवतः जो है नेपाल की थी। इससे इसकी जो है सत्ता को बल मिला। गुप्त लोग जो है संभवतः वैश्य थे, इसलिए क्षत्रिय जो है कुल में विवाह करने से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं। चलिए आगे है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है आपके। तो पहला कथन है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का तीसरा शासक था, सही है आपका। ठीक है, इसमें सही देखना है। तो यानी दूसरा है कि इसने जो प्रयाग से लेकर जो मथुरा तक के पश्चिम उपजाऊ मैदानों पर विजय प्राप्त की, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, पुराणों में जो है मगध, इलाहाबाद और अवध को जो है गुप्त साम्राज्य के रूप में भी है उल्लेख किया गया, यह तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अनुसार जो है चंद्रगुप्त प्रथम के जो है यशस्वी पुत्र समुद्रगुप्त ने प्रयाग से लेकर मथुरा तक के जो है पश्चिम के पूरे उपजाऊ मैदान पर जो है विजय प्राप्त की थी, और कलिंग से होते हुए दक्षिण में जो है कांचीपुरम तक आक्रमण किया था। यह किया था समुद्रगुप्त।
जबकि इस ऑप्शन में दे रहा है आपके चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, इसलिए आपका दूसरा कथन सही नहीं है। पहला और तीसरा कथन सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है प्रथम जो है गुप्त वंश का तीसरा शासक था। इससे पूर्व जो है श्रीगुप्त घटोत्कच गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह का उल्लेख उसके जो है उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में जो है गर्व के साथ किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस शाही संबंध ने जो है गुप्तों के उत्थान में योगदान दिया होगा। ठीक है, लिच्छवी एक प्राचीन गण जो है संघ था और जो है इसका क्षेत्र गंगा और नेपाल तराई के बीच स्थित था। पुराणों में मगध, इलाहाबाद और अवध को जो है गुप्त साम्राज्य के रूप में जो है उल्लेख किया गया है आपका, तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आगे है कि समुद्रगुप्त के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं आपके। तो पहला है कि इसका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी के बीच था, यह सही है। यह अशोक के समान शांति और अनाक्रमण का जो है पालन करता था, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, हरिसेन इसका दरबारी कवि था, यह तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि जो है समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत था। अशोक जो है शांति और जो है अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में जो है आनंद प्राप्त करता था आपका। ठीक है, इसलिए इसमें आपका तीसरा कथन यानी दूसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा यानी इसमें आपका जो है कौन सा यानी दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा सही है आपका। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 380 ईस्वी के बीच था। इसने जो है उत्तर भारत के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित कर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसने जो समुद्रगुप्त के पराक्रम का जो है उदात्त वर्णन किया है। एक लंबे अभिलेख में कवि ने बताया है कि समुद्रगुप्त ने जो है किन किन लोगों और किन किन जो है देशों पर विजय प्राप्त की आपका। तो यह कथन देखी जाए तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा आपका सही है समुद्रगुप्त के संबंध में। चलिए आगे है कि समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा जाता है। 5वें समूह में कौन कौन राज्य शामिल थे आपके। तो शामिल में देखी जाए तो शक एवं कुषाण थे आपके। ठीक है, 5वें समूह में शक और कुषाण राज्य शामिल थे। समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के जो है शासक सम्मिलित थे। द्वितीय समूह में नेपाल, असम, बंगाल आदि क्षेत्रों के राजा सम्मिलित थे, जो पूर्वी हिमालय के राज्यों तथा जो सीमावर्ती राज्यों में जो शासन करते थे। तृतीय समूह में जो है अटविल राज जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे शामिल थे। चतुर्थ समूह में जो है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 जो है शासक सम्मिलित थे आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन आपके सही हैं। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मा ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था, यह सही है आपका। समुद्रगुप्त को कभी जो है पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, ये भी सही है। समुद्रगुप्त का अभिलेख अयोध्या से प्राप्त था, यह कथन सही नहीं है आपका। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद से उसी स्तंभ पर जो है उत्कीर्ण है, जिस पर अशोक का जो है अभिलेख उत्कीर्ण है, यानी इलाहाबाद से मिला है, अयोध्या से नहीं मिला, इसलिए आपका तीसरा कथन गलत हो गया। पहला और दूसरा सही है। एक चीनी स्रोत के अनुसार जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने जो है गया में बुद्ध का जो है मंदिर बनवाने की जो है अनुमति प्राप्त करने के लिए जो समुद्र के पास दूत भेजा था, और अनुमति प्राप्त होने पर यह मंदिर जो है विशाल बौद्ध विहार के रूप में जो है विकसित हो गया। इलाहाबाद की जो प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को कभी भी जो है पराजय का सामना नहीं करना पड़ा आपका। ठीक है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में जो है कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की जो है गदाओं, नुकीले तीरों तथा जो है अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भी भरे होने के कारण अत्यंत जो है सुंदर दिखता है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा और किस लिए कहा गया है। तो यह जो है आपके हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है आपका, देख लीजिए। यह कथन हरिसेन द्वारा जो समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि हरिसेन ने राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक जो है उत्कृष्ट कवि के रूप में जो है अत्यधिक प्रशंसा की है। यहाँ तक कि इसे जो है ईश्वर के बराबर बताया गया है। इस प्रशस्ति में अनेक जो है लंबे लंबे वाक्य जो है दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं, यह जो है आपके समुद्रगुप्त के द्वारा यानी समुद्रगुप्त के बारे में जो है हरिसेन ने लिखा है आपका।
आगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं आपके, कौन से कथन सही हैं। तो इसने जो है पश्चिमी समुद्र तट यानी प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया, सही है। इसने जो उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, भी सही है आपका। इसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी तीसरा, यानी तीनों कथन सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सभी कथन सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है पश्चिमी मालवा और गुजरात पर जो है प्रभुत्व स्थापित कर शक क्षत्रपों के शासन को जो है समाप्त कर दिया। इस विजय के पश्चात व्यापार वाणिज्य हेतु जो है प्रसिद्ध पश्चिमी समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के फलस्वरूप मालवा और उज्जैन व्यापारिक नगरों के जो है रूप में प्रसिद्ध हुए और उज्जैन को जो द्वितीय राजधानी का दर्जा दिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त जो है सांची अभिलेख में इसे जो है देवराज और जो है प्रवर सेन भी कहा गया। आपके देवराज प्रवर सेन की उपाधि जो धारण किया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने और विक्रमादित्य की आपकी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपके, कौन से कथन सही हैं। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की जो है रजत मुद्राएं हैं, ये सही है आपका। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी कथन सही है। दोनों कथन आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में क्या है, सही है आपका। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम जो है गुप्त शासक था आपका, ठीक है। इसके द्वारा चलाई गई रजत मुद्राओं से जो है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण मिलते हैं। यह रजत जो है आपके मुद्राओं की तर्ज पर जो है प्रारंभ की गई थी, जो 26.3 ग्रेन और 32 ग्रेन अर्थात लगभग 33 ग्रेन के सदृश था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था, यह गलत है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ह्वेनसान एक जो है चीनी बौद्ध भिक्षुक था जिसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत की दौरा किया, तो ये भी गलत है आपका पहला और दूसरा। इसमें देखी जाए तो दोनों कथन सही है, क्योंकि चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने बौद्ध धर्म की प्रतियों की जो है खोज में भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग भी जो है चीनी बौद्ध यात्री था जिसने 630 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा की आपका, ठीक है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, जबकि द्वितीय ह्वेनसांग हर्षवर्धन, तो ये दोनों कथन आपके गलत हैं आपके, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखी जाए तो विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं आपके, ठीक है। पहला है कि युद्ध में जो है घोड़ों का प्रयोग करना जो है गुप्त शासकों ने कुषाणों से सीखा, यह गलत है आपका, ठीक है। गुप्त से काल के सिक्कों पर जो है मुख्यतः घुड़सवार अंकित है, ये कथन सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, ठीक है। गुप्त शासकों ने जो कुषाणों से युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करना नहीं बल्कि जीन जो है जीन लगाम और जूतों का जो है प्रयोग करना सीखा आपका, ठीक है। इसका प्रमाण जो है गुप्त काल के सिक्कों पर मिलता है आपका। गुप्त काल के सिक्कों पर मुख्यतः जो है घुड़सवार अंकित है। कुछ जो है गुप्त राजाओं को जो है उत्तम और अद्वितीय महारथी यानी रथ पर चढ़ने वाले कहा गया, लेकिन इनकी जो है मूल शक्ति का आधार घोड़ों का जो है प्रयोग था आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं। गुप्तकालीन शासन, इसके बाद में गुप्तकालीन शासन से संबंधित प्रश्न है आपके, ठीक है। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से जो है दक्षिणापथ शासकों के लिए थी आपकी, दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो उन्होंने जो है पराजय स्वीकार की और उन्हें जो है पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी आपका। समुद्रगुप्त ऐसी नीति थी आपकी, ठीक है। यानी पहला सही है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ शासकों के लिए अपनाई गई नीति के संबंध में पहला कथन जो है आपका सही है आपका, ठीक है। दक्षिणापथ के शासकों के प्रति जो समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित नीति अपनाई। उन्होंने जो है पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए जो अनुमति दी गई। उनके प्रति जो है विनम्र व्यवहार बनाए रखा। दक्षिणापथ में ऐसे 12 शासक थे जिन्होंने जो है पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने पर जो है सभी दक्षिण भारतीय राजाओं को जो है मुक्त कर दिया गया और उन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी की आपका। वे श्रद्धांजलि लेकर आए, उसके जो है आदेशों का पालन किया और उसके दरबार में उपस्थित हुए आपके, ठीक है।
चलिए आगे है आपका कि जो है गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो राजा का जो है पद वंशागत था, सही है आपके। राज सत्ता जो है ज्येष्ठाधिकार की जो है अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी, ये कथन सही है। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी, यह कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी कि नहीं मिलती थी, इससे इससे जो है अनिश्चितता की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिसका जो है लाभ सामंत और जो है उच्च अधिकारी उठा सकते थे। इस ये तीसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा कथन सही है कि गुप्त काल में जो है राजपद वंशागत था, अर्थात राजा का पद पुत्र को ही मिलता था, परंतु यह आवश्यक नहीं था कि वह पद जो है ज्येष्ठ पुत्र को ही जो है दिया जाएगा, अर्थात राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की जो है अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी आपकी, ठीक है। गुप्त प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। गुप्त प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुप्तों की सेना में 3 लाख पैदल सैनिक थे, यह सही नहीं है आपका। राजा जो अस्थायी सेना रखता था, सही है। अश्वचालित रथ जो है अप्रासंगिक हो चुके थे, ये भी सही है। घुड़सवारों की महत्ता सैन्य प्रशासन में बढ़ गई थी, ये कथन सही है। पहला कथन सही नहीं, क्योंकि गुप्त सेना की संख्या ज्ञात नहीं थी आपकी, ठीक है, परंतु सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वरोही, गज सेना। पदाति सेना की जो है छोटी टुकड़ी को जो है चथुई यानी चथुई, गज सेना को जो है सेना के जो है नायक को कटुक और अश्वारोही सेना के प्रमुख को जो है भट्टाश्वपति जो है कहा जाता था। साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था आपका, ठीक है। गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो राजा द्वारा उपज के चौथे भाग से लेकर जो है छठे भाग तक जो है कर के रूप में लिया जाता था, सही है। राजकीय सेना के अभियान का खर्च जो है राजकोषीय कोष से होता था, यह कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। गुप्तकालीन राजस्व के संबंध में पहला कथन सही है। गुप्त काल में राजा द्वारा उपज के जो है चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक के रूप में जो है लिया जाता था। इन करों में जो है भाग, भोग, उद्रंग, ऊपरी कर आदि को जो है शामिल जो है किया जाता था। करों के जो है अदायगी जो है हिरण्य यानी नगद और में यानी अन्न के रूप में जो है की जाती थी। कथन 2 सही नहीं, क्योंकि गुप्त काल में जो जब भी जो है राजकीय सेना गांवों से जो है गुजरती थी, उसके समस्त खर्च जो है स्थानीय राजा द्वारा जो वहन किए जाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो है राजकीय अधिकारी अपने निर्वाह के लिए जो है किसानों से पशु, अन्न, खाट आदि जो है वस्तुएं लेते थे आपका, ठीक है। गुप्त काल में जो है मध्य और पश्चिम भारत में जो है ग्रामवासियों से जो है सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए जो है बेगार कराया जाता था। यह क्या था आपका। तो एक प्रकार का निःशुल्क श्रम था आपका बेगार आपका, ठीक है। ये जो है यह कराया जाता था, यह बेगार का जो है अर्थ निःशुल्क श्रम था। तत्कालीन समाज में यह जो है विशिष्ट रूप में जो है जाना जाता था आपका, ठीक है। गुप्त काल में जो है राज वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो है बढ़ते हुए अनुक्रम में है। बढ़ते हुए अनुक्रम पे ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति एवं राज आपकी पहला है आपका, ठीक है। गुप्त काल में जो है राज कई भुक्तियों अर्थात जो है प्रांतों में विभाजित था। भुक्तियां जो है कई विषयों में अर्थात जिलों में विभाजित थी। पूर्वी भारत में जो है प्रत्येक विषय को जो है विदिथियों में जो है बांटा गया था और विदिथियों ग्रामों में विभाजित थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहला आपका सही है। गुप्तकालीन किस स्रोत से यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिल्पी, गणिक और जो लिपिक एक ही संस्था में कार्य करते थे। तो आपके वैशाली से प्राप्त सीलों से यह प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। वैशाली से प्राप्त सीलों से ज्ञात होता है कि शिल्पी यानी वणिक, गणिक नहीं है, वणिक, लिपिक एक ही संस्था में कार्य करते थे और इस प्रकार वे जो है स्पष्ट नगर के कार्यों का जो है संचालन करते थे। उत्तरी बंगाल, बांग्लादेश के जो है कोटिवर्ष विषय की जो है प्रशासनिक परिषद में जो है मुख्य वणिक, मुख्य व्यापारिक और जो है मुख्य शिल्पी शामिल थे। भूमि के अनुदान या खरीद बिक्री में जो है उनकी सम्मति जो है आवश्यक समझी जाती थी आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं आपकी।
तो पहला है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए जो दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, यह कथन सही नहीं है। उन्होंने जो है भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, यह कथन सही है। दूसरा कथन सही नहीं कि उनका जो प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, यह कथन सही, क्योंकि जो है गुप्त काल में जो है कई राज्य जो है कई भुक्ति अर्थात प्रांतों में जो विभाजित था, और प्रत्येक भुक्ति एक एक ऊपरी के जो है आभार में रहती थी। भुक्तियां कई विषय अर्थात जिलों में विभाजित था, प्रत्येक विषय का जो है प्रभारी विषयपति होता था, तो इस तरह केंद्रीकृत नहीं था, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। पहला और तीसरा सही है। गुप्त शासकों ने जो है स्वयं के जो दैवीय अधिकारों की पुष्टि के लिए जो है परम भागवत, परम भट्टारक इत्यादि जो है उपाधि जो है ग्रहण की। गुप्त शासकों ने जो है भूमि दान की परंपरा का जो है विस्तार किया, और पुरोहितों तथा जो है प्रशासकों को भूमि दान दिया जाने लगा आपका, ठीक है। चलिए आगे है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो आर्थिक जीवन की जानकारी फाहियान की यात्रा वृत्तांत से मिलती है, सही है आपका। जैन धर्म को जो है धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त है, यह सही नहीं है आपका। मगध नगरों और जो है धनवानों से भरा हुआ क्षेत्र था आपका, यह तीसरा कथन सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि बौद्ध यात्री फाहियान के अनुसार जो धनी लोग बौद्ध धर्म का जो है संपोषण करते थे और उसके लिए जो है दान देते थे आपका, दूसरा सही नहीं है। पहला और तीसरा सही है। गुप्त काल के आर्थिक जीवन के संबंध में फाहियान ने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में जो है उल्लेख किया है। फाहियान के अनुसार जो है साधारण जनता जो है प्रतिदिन के विनिमय में जो है वस्तुओं की अदला बदली अर्थात जो कौड़ियों से जो है काम चलाती थी। तत्कालीन समय में मगध नगरों और जो धनवानों से भरा हुआ था आपका। इस तरह से एक बार और इसको देख सकते हैं। गुप्त काल में जारी की गई जो है स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो कौन से सही है आपके स्वर्ण मुद्रा के संबंध में। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को जो है दिनार कहा जाता था, सही आपका। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं का जो है प्रयोग वेतन के लिए किया जाता था, ये भी सही है। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग जो है भूमि खरीद में किया जाता था, तो सारे कथन आपके स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में सही है आपके, सही है। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के रूप में जाना जाता था। नियंत्रित आकार और जो है धार वाली यह स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती थी। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग सेना और प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन चुकाने तथा भूमि की खरीद बिक्री में भी किया जाता था आपका। गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। सिक्कों पर जो है देखी जाए कौन से कथन इसमें सही। तो पहला है कि सिक्कों पर जो है युद्ध प्रियता और जो है काला प्रियता का संकेत मिलता है, सही है आपका। गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों की तरह ही शुद्ध थे, यह सही नहीं है आपका। इस काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए, ये भी सही है। यानी पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन आपका सही, क्योंकि जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो है उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी कुषाण मुद्राएं, यद्यपि उनका उपयोग जो है वेतन आदि के भुगतान में भी किया जाता था आपका, ठीक है। पहला और तीसरा कथन सही है। गुप्तकालीन सिक्कों पर जो है गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं और उनमें जो है उनकी जो है युद्ध प्रियता और जो है काला प्रियता का जो है संकेत मिलता है। गुजरात विजय के पश्चात गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जो है जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ जो है चांदी के सिक्कों का जो है महत्वपूर्ण स्थान था आपका, ठीक है। आगे है कि गुप्तकालीन व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो इस काल में जो है सुदूर व्यापार यानी रोमन व्यापार में जो ह्रास हो गया, सही है आपके। रोमन लोगों ने जो है चीनियों से रेशम उत्पन्न करने की जो है कला सीखी थी, ये भी सही है। बुनकरों ने जो मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय अपना लिया, ये तीनों कथन आपके क्या हैं, सही है आपके गुप्तकालीन व्यापार के संबंध में। गुप्त काल में जो पूर्व काल की तुलना में जो सुदूर व्यापार यानी रोमन व्यापार में जो ह्रास हो गया। 550 ईस्वी तक भारत जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ जो है कुछ व्यापार करता रहा, जहां वह रेशम भेजता था। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने जो है चीनियों से रेशम उत्पन्न करने की जो है कला सीखी। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर जो है बुरा प्रभाव पड़ा। 6ठी सदी के मध्य तक आते आते भारतीय रेशम की जो है मांग विदेशों में कमजोर हो गई, ठीक है। गुप्त काल में जो है रेशम बुनकरों की एक श्रेणी अपने मूल स्थान को जो है छोड़कर मंदसौर में बस गई, ठीक है। वहां उन बुनकरों ने जो है अपना मूल
व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाया आपका, तो इसलिए सारे कथन सही है। गुप्तकालीन व्यापार केंद्रों या बंदरगाहों में जो है संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था, यह सही है। मलाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से जो भारतीय वस्तु अफ्रीका और अब ईरान तथा जो भूमध्यसागरीय देशों में ले जाई जाती थी, तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। गंगा नदी के मुहाने पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो है दक्षिण पूर्व एशिया के जो है विभिन्न देशों जैसे स्वर्ण भूमि बर्मा, कंबोज कंबोडिया तथा यमन द्वीप जावा आदि देशों के साथ जो सर्वाधिक व्यापार होता था। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, संस्कृत भाषा, कला तथा जो है भारतीय संस्कृति के साथ साथ अन्य रूप जो है दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे आते हैं। गुप्त काल में जो है मलाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका और अब ईरान और भूमध्यसागरीय देशों को ले जाई जाती थी आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों कथन सही है आपके। चलिए आगे कि गुप्तकालीन समाज से संबंधित है। गुप्तकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं आपके, कौन से कथन सही हैं। तो देखी जाए तो पहला कि ब्राह्मणों ने जो गुप्त शासकों को वैश्य घोषित किया, यह कथन सही नहीं है आपका। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को जो है देवताओं के गुणों से जो अलंकृत रूप में जो है चित्रित किया है, सही है आपका। गुप्त राजा जो है ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था में जो है परम पालक हो गए, यह कथन सही है। यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है आपका, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो है बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान में दी गई, जिसके कारण पूर्व काल के जो है समान ब्राह्मणों की स्थिति जो है श्रेष्ठ बनी रही, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण गुप्त वंशियों को जो क्षत्रिय मानने लगे, जबकि वे मूलतः वैश्य थे आपके, देख लीजिए। दूसरा और तीसरा सही है आपका। ब्राह्मणों ने जो है गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से जो अलंकृत रूप से जो है चित्रित किया, इससे जो है गुप्त राजाओं की प्रतिष्ठा जो है धर्म शास्त्र सम्मत हो गई और जो है वे ब्राह्मण प्रधान वन व्यवस्था के जो है परम प्रतिपालक हो गए आपके, ठीक है। गुप्त काल में जो क्षुद्रों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है आपके। इस काल में क्षुद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, सही है। उन्होंने रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार था, ये भी सही है। वे कृष्ण नामक नए देवता की पूजा कर सकते थे। यह तीनों कथन आपके क्षुद्रों की स्थिति के संबंध में सही है आपके। वे अब जो कृष्ण नामक पूजा कर सकते थे। उन्हें जो है कुछ गृहस्थ संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का भी जो है अधिकार मिला। इन कार्यों में जो है अवश्य ही पुरोहितों को जो है दक्षिणा प्राप्त होती थी। इसे समझा जा सकता है कि ये सभी जो है क्षुद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार के परिणाम थे आपके। गुप्त काल में सती प्रथा के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है आपके। पहला है कि सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, सही है आपका। भानुगुप्त की पत्नी 510 ईसा पूर्व में पति की चिता पर आत्मदाह कर लिया, यह गलत है आपका, ठीक है। गुप्त काल में जो है स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी आपका, यह सही है। तो इसमें दूसरा कथन आपका सही नहीं है, पहला और तीसरा सही है आपका। दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि भानुगुप्त की पत्नी 510 ईस्वी में नहीं बल्कि 500 ईसा पूर्व कह रहा था। इसमें 510 ईस्वी में जो है पति की चिता पर आत्मदाह कर लिया था। इसमें ईस्वी और ईसा का अंतर था, इसलिए दूसरा कथन गलत है आपका, ठीक है। इनमें जो स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, तो ये सारे कथन आपके स्त्रियों की स्थिति के संबंध में सही है आपके। गुप्त काल में विवाह के समय वधु के माता पिता से तथा जो है सास ससुर से वधु को जो कुछ उपहार स्वरूप मिलता था वह स्त्री धन कहलाता था। 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार जो है स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। कात्यायन के अनुसार जो है भूमि में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, परंतु भारत में जो है पितृतंत्रात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार समानता बेटी को जो है अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं मिलता था आपका, ठीक है। चलिए गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था से संबंधित आपके। गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन आपके सही हैं। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को जो है राजाश्रय मिलना प्रारंभ हुआ, यह कथन सही नहीं है आपका। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया, सही है। भागवत देवता जनजातीय सरदार का जो है दिव्य प्रतिरूप समझे जाते थे, यह सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि गुप्त काल में बौद्ध धर्म को जो राजाश्रय जो है मिलना समाप्त हो गया आपका।
फायान के अनुसार बौद्ध धर्म बहुत जो है समुन्नत स्थिति में था, लेकिन लेकिन जो है ये अर्थात में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के शासन काल में था वह गुप्त काल में नहीं रहा आपका, इसलिए दूसरे पहला कथन सही नहीं है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। गुप्त काल में नालंदा बौद्ध शिक्षा का जो है केंद्र बन गया। हिरेन सांग के अनुसार जो है 100 ग्राम तथा जो है इसिंग के अनुसार 200 ग्रामों का जो है राजस्व इसे प्राप्त होता था। भागवत देवता जो है जनजातीय सरदार का जो है दिव्य प्रतिरूप समझे जाते थे। जिस प्रकार जनजातीय सरदार जो है स्वजनों से जो है भेंट पाता था उसे हिस्सा मानकर उन्हीं स्वजनों के बीच जो है बांट देता था, उसी प्रकार माना जाता है कि नारायण भगवान अर्थात हिस्सा या भाग अपने भक्तों के बीच उनकी भक्ति के अनुसार बांटते थे आपकी। ठीक है, तो इस तरह से एक बार इसको और देख सकते हैं। आगे है कि जो है आपके गुप्त काल में जो कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से जो है किस गाथा काव्य को जो है नया रूप दिया गया, तो महाभारत को। आपका गुप्त काल में कृष्ण की जो है विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से जो है गाथा का महाभारत को नया रूप दिया गया। गुप्त काल में जो है विष्णु जो है पश्चिम भारत के निवासी कुल के एक जो है पौराणिक महापुरुष से एक साधारण पुरुष हो गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि भागवत संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो भागवत संप्रदाय का जो मुख्य तत्व जो है भक्ति एवं अहिंसा है, सही आपका। भक्ति का अर्थ जो है प्रेममय निष्ठा निवेदन है, ये भी सही है। 6ठी सदी में आकर जो विष्णु की गणना शिव और ब्राह्मणों के साथ होने लगी, ये भी सही है। भागवत पुराण ब्रह्मा को समर्पित पुस्तक है, यह कथन चौथा कथन आपके सही नहीं है, क्योंकि भागवत संप्रदाय में जो है विष्णु पुराण विष्णु को समर्पित पुस्तक है। भागवत पुराण विष्णु को समर्पित पुस्तक है। इस पुराण की कथा का जो है प्रवचन पुरोहित लोग कई दिनों में जो है संपन्न करते थे। मध्यकाल में पूरी भारत में जो है जहाँ जहाँ भागवत धर्म स्थापित हुआ वहाँ विष्णु की पूजा और उनकी जो है लीलाओं का जो है कीर्तन होता था आपका। ठीक है, गुप्त काल को जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है आपके कला के क्षेत्र में प्रगति हुई आपके। ठीक है, प्रगति हुई। इस काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कला और साहित्य दोनों को जो है संपोषक थे। स्थापत्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में विकास की जो है चरम सीमा गुप्त काल में ही हुई थी आपके। ठीक है, गुप्तकालीन कला का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, सही आपका। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार जो है 9 रत्नों से सुसज्जित था, यह गलत है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है, यह कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है आपके। ठीक है, चंद्रगुप्त के सिक्कों पर जो बीना बजाते हुए दिखाया गया है वह कवि, संगीतज्ञ और विद्या का जो संरक्षक था। समुद्रगुप्त को जो कवि राज की उपाधि प्रदान की गई है। अजंता की चित्रावली जो है गुप्तकालीन बौद्ध कला का जो है सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यद्यपि इस चित्रकला में जो है ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के जो है चित्र शामिल है, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन चित्र ही हैं। इन चित्रों में जो है गौतम बुद्ध और उनके जो है पिछले जन्मों के विभिन्न घटनाएं चित्रित है आपके। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो सुमेलित नहीं है आपका। मृच्छकटिकम के लेखक क्षुद्रक, अभिज्ञान संकुतलम के लेखक कालिदास, अष्टाध्यायी के आपके जो है पतंजलि नहीं हो गई, नहीं है आपके पतंजलि दे रहा है, या सही नहीं है। और अमर कोश के आपके अमर सिंह है आपके। तो यह तीसरा युग सुमेलित नहीं है आपका। देख सकते हैं तीसरा युग सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा की गई। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। पतंजलि ने शुंग शासन के दौरान जो अष्टाध्यायी की जो है टीका महाभास लिखी आपके। गुप्त काल में जो है पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर जो संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ आपके। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपके। तो पहला है कि आर्यभट्टीय गणित की पुस्तक है, सही है। रोमन सिद्धांत रचना का संबंध जो है खगोल शास्त्र है, भी सही है। ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में भी भारत में जो है दार्शनिक पद्धति ज्ञात थी। ये तीनों कथन आपके सही है आपके, देख सकते हैं सही है आपके। ठीक है, इस और जो है यूनानी चिंतकों का जो है प्रभाव था। इलाहाबाद में मिले 448 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईस्वी की 5वीं सदी के आरंभ में जो भारत में दार्शनिक पद्धति ज्ञात थी। दार्शनिक पद्धति भारतीय संख्या पद्धति है, जिसमें गणना के लिए जो 10 अंकों यानी 0 से 9 का सहारा लिया जाता है।
तो इसमें सारे कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें तो से कौन से कथन सही हैं आपके। तो गुप्त काल में धातुओं को मिलाने का जो है गुप्त काल में जो धातुओं को मिलाने का जो है, गुप्त काल में जो धातुओं को मिलाने का जो है प्रयोग हुआ आपके, सही है। मेहरौली लौह स्तंभ में जो उत्तम किस्म के लोहे का जो उपयोग हुआ, ये दोनों कथन आपके सही है। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने जो अपना चमत्कार अपनी लौह और कांस की रीतियों में दिखाया था आपके। गुप्त काल में जो महरौली लौह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का जो है उपयोग हुआ है। यह स्तंभ जो है शिल्पकार के महान तकनीकी कौशल का जो है प्रमाण है। शुष्क क्षेत्र में रहने के कारण भी जो है इसका जीवन जो है लंबा हुआ, अर्थात इसमें जंग नहीं लगा आपका। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपका, ठीक है। तो विशाख दत्त की पुस्तक, विशाख दत्त जो है आपके नाटककार थे, ब्राह्मीहिर आपके खगोल विज्ञान और चरक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे आपका। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं विशाख दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। इनके 2 प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है आपके विशाख दत्त की। इनके नाटकों में वीर रस की प्रधानता है। ब्राह्मीहिर ईसा की जो है 5वीं 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ तथा जो है खगोल वैज्ञानिक थे ब्राह्मीहिर। ब्राह्मीहिर ने ही जो अपनी पंच सिद्धांतिका में जो है सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान जो है 50.32 सेमी के बराबर है आपके। चरक एक जो है महर्षि तथा आयुर्वेद जो है विशारद यानी चिकित्सक के रूप में जो प्रसिद्ध थे। यह कुषाण राज्य के जो है प्रमुख राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध जो है आयुर्वेद ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त भारतीय जो है गणितज्ञ थे। इनके 2 विशेष ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तथा जो है खंड खादक या जो है खंड खाद प्रसिद्ध है आपके ब्रह्मगुप्त के, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद गुप्त काल के पतन से संबंधित प्रश्न है कि कौन से कथन सही है आपके। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के संबंध में कौन से विचार कीजिए और कौन से सही है आपके। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख संस्कृत भाषा और जो है नागरी लिपि में लिखा गया, सही है। इसमें उत्कीर्ण 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत और जो उपलब्धियों का वर्णन है। ये दोनों कथन आपके सही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के संबंध में दिए गए दोनों कथन सही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना जो है संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में हरिसेन नामक विद्वान द्वारा लिखी गई। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उत्कीर्ण 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के जो है व्यक्तित्व और जो उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को जो है उसके साहसिक अभियानों के लिए जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने जो है गुप्त साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने कभी भी जो है पराजय का सामना नहीं किया था, ठीक है। हुनों द्वारा गुप्त शासकों को जो पराजित करने में मुख्य रूप से क्या सहायक रहा आपका। तो उत्तम घुड़सवार, रकाबों का प्रयोग, घोड़े पर बैठा हुआ धनुर्धर, उपयुक्त सभी आपके रही। हुन घुड़सवारी में जो है बेजोर थे और वे धातु के बने जो है रकाबों का जो है उपयोग करते थे। वे तेजी से आक्रमण कर सकते थे। वे जो है उत्तम धनुर्धर होने के कारण न केवल ईरान में बल्कि भारत में भी जो है बहुत सफल हुए आपके, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है आपके। तो मालवा नरेश यशो वर्मन ने हुनों को पराजित किया, सही। वर्मन ने 532 ईस्वी में जो है विजय स्तंभ का निर्माण किया, भी सही है। करद यानी कर देने वाले सामंत राजाओं ने गुप्त साम्राज्यों को दुर्बल बनाया। ये तीनों कथन आपके सही है आपके। देख सकते हैं मालवा के जो है औलिकर सामंत वंश के यशो वर्मन ने जो है जल्द ही हुनों की सत्ता को जो है उखाड़ फेंका। इसके कुछ समय पश्चात जो है मालवा नरेश ने जो गुप्त शासकों की सत्ता को भी जो है चुनौती दी और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में जो है 532 इसमें विजय स्तंभ स्थापित की। करद सामंत राजाओं ने जो है सिर उठाकर गुप्त साम्राज्यों को और दुर्बल बना दिया था आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।